प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी का कालांश लेकर के। हमने हिंदी के पिछले कालांशों में कक्षा 8 की जो हिंदी की पुस्तक है, उस पुस्तक में से हमने पाठ 1 से लेके 5 तक के पाठ पढ़ करके और उसका प्रश्न उत्तर पूर्ण कर लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने उसको पक्की कॉपी में कर भी लिए होंगे। जो बसंत पुस्तक थी ना, उसमें से हमने 5 पाठ पूरे कर लिए। अभी आज से हम जो हिंदी का दूसरा भाग है व्याकरण, हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। और इसके लिए आपको एक अलग से कॉपी लगानी है जिसमें हिंदी का सारा व्याकरण हम के प्रश्न उसमें किया करेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं हिंदी का दूसरा भाग व्याकरण। और व्याकरण में सबसे पहले जो नाम आता है वो है संज्ञा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये हमने पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से समझा है और इसको पढ़ा भी है, आप सब जानते भी हैं, बहुत आसान है। लेकिन हम शुरुआत व्याकरण की संज्ञा से ही करते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वो ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसको थोड़ा समझेंगे कि संज्ञा क्या है। वैसे तो हिंदी भाषा में जो व्याकरण है, इस व्याकरण में संज्ञा का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा व्यापक है। इसको एक सीमा में नहीं बांधा जा सकता कि संज्ञा क्या है, क्योंकि संज्ञा में प्रत्येक वस्तु शामिल हो जाती है जिसका भी कोई नाम होता है। तो ऐसी दुनिया में तो कोई ऐसी वस्तु होती ही नहीं जिसका नाम नहीं होता, इसलिए संज्ञा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। लेकिन फिर भी इसको परिभाषित किया है विद्वानों ने। तो जैसे पहला शब्द है इसमें प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव। तो ऐसे ये 4 चीज़ें इसमें आ गई। तो प्राणी जो होते हैं, प्राणी मतलब होता है सांस जो लेते हैं, जो भी सांस लेने वाले जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, वो सब क्या है, संज्ञा। दूसरा है वस्तु। वस्तु मतलब कोई भी वस्तु का नाम, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे अपने देखें पुस्तक है, ये भी वस्तु है ना। घर में हमारे टेबल होती है, पंखा होता है, तो ये सब वस्तुएं हैं, ये वस्तुओं में शामिल होगी। उसी तरह स्थान, किसी भी स्थान का नाम होता है। जैसे विद्यालय एक स्थान है ना, घर एक स्थान है, बाज़ार एक स्थान है, हमारी गली एक स्थान है। इसी तरह अस्पताल एक स्थान है, बस स्टैंड एक स्थान है, रेलवे स्टेशन एक स्थान है। तो ये स्थान हो गए। और फिर है भाव। भाव मतलब हमारे मन में जो भाव है जिसको हम प्रदर्शित करते हैं। और भाव में दशा और अवस्थाएं भी आ जाती हैं। और जैसे बचपन है, बुढ़ापा है ना, ये दशाएं होती हैं, ये अवस्थाएं हैं, तो ये भी आ जाता है। उसी तरह सुख है, दुख है, ये हमारे भाव हैं मन के, तो ये भी इसमें आ जाते हैं। तो उसी तरह ये संज्ञा की परिभाषा है। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद हमने पिछली जो कक्षा 6 और 7 है उसमें भी पढ़े थे। 5वीं तक तो हम 3 भेदों का अध्ययन करते हैं और कक्षा 6 से हम इसके 5 भेदों का अध्ययन करते हैं। जैसा पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, और चौथा है समुदायवाचक संज्ञा, और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम अब इसके भेदों की चर्चा करते हैं, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष प्राणी या स्थान या वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई विशेष चीज़ होती है ना, उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे ये इसमें उदाहरण दिया है, जो विशेष प्राणी हैं, जैसे राम, राम विशेष प्राणी है। मोहन, नीलगाय, मोहन का मतलब कृष्ण भगवान, वो विशेष व्यक्ति हैं ना। उसी तरह नीलगाय, गाय नहीं, नीलगाय। उसी तरह चेतक एक विशेष घोड़ा है, तो व्यक्तिवाचक हो गया। हवेल मछली, सारी मछलियाँ नहीं, हवेल मछली एक मछली का नाम है ना, वो विशेष मछली है। तो इस तरह ये प्राणी हो गए। उसी तरह स्थान देखें तो लाल किला, ये विशेष जगह है ना एक। उसी तरह आगरा हो गया, ये विशेष जगह है। उसी तरह मुंबई हो गई, अयोध्या हो गई। तो इस तरह से ये विशेष जो स्थान है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह विशेष वस्तुएं भी हैं। तो जैसे रामायण है, ये पुस्तक है ना, विशेष है। गीता, सभी पुस्तकें नहीं हैं, आम पुस्तक नहीं है, विशेष है।
इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गीता है ना, आम होता है ना, लंगड़ा आम है, पोलर पंखा है, तो इस तरह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा इसका भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। जातिवाचक में जिन शब्दों से विशेष का ज्ञान न होकर पूरी जाति का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें विशेष नहीं होता, इसमें क्या होता है, पूरी जाति होती है। पूरी जाति मतलब जैसे अब इसमें उदाहरण दिया है तो आप समझ जाओगे। जैसे पशु मैंने बोला, तो पशु में क्या है, सारे पशु आ गए, है ना, कोई एक विशेष पशु का नाम नहीं लिया, पूरे जितने भी पशु है वो सारे आ गए, यानी कि पशु जाति सारी आ गई। उसी तरह पक्षी है, तो मैंने एक पक्षी का नाम नहीं लिया कि ये तोता, ये कबूतर, सारे पक्षी उसमें आ गए, सारी पक्षी जाति उसमें आ गई। उसी तरह बालक बोला तो एक बालक के लिए नहीं बोला, जिसका मान लो एक बालक है जिसका नाम सौरभ है, तो मैंने ये नहीं बोला कि सौरभ बालक, सारे बालक, यानी कि जितने भी बालक हैं वो सारे बालकों की जाति आ गई। उसी तरह मैदान है, तो मैदान भी एक मैदान का नाम नहीं लिया कि ये गांधी मैदान है, अंबेडकर मैदान है, ऐसा नाम नहीं लिया ना, तो ये सारे मैदानों में आ गए, जितने भी देश में मैदान है, दुनिया में मैदान है। उसी तरह शहर, तो एक शहर का नाम नहीं लिया, वो सभी शहरों का नाम लिया, जिसमें सारे शहरों के नाम आ गए। गांव, सभी गांवों के नाम आ गए। फल, जैसे सभी फलों के नाम। बर्तन, यानी कि सभी तरह के बर्तन। तो इस तरह पूरी जाति का जब नाम लेते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जिन शब्दों से जाति का ज्ञान होता है। फिर तीसरा इसका जो भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किनको कहते हैं, जिन शब्दों से भाव, दशा, अवस्था आदि का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने परिभाषा में भी आपको समझाया था, जैसे दुख सुख ये हमारे भाव हैं, ये हमारी अवस्था है, बचपन बुढ़ापा, और ये भी घबराहट ये भी भाव है। पशुत्व ये भी एक हमारा क्या है, भाव है, हमारी दशा है। तो ऐसे शब्दों को जिनसे भाव का बोध होता हो उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाव का, दशा का और अवस्था का बोध होता हो। फिर चौथा इसका भेद है समुदायवाचक संज्ञा। जिन पदों से समूह का बोध होता है उन्हें समुदाय बोधक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई ग्रुप, जैसे आप समझोगे ना, ग्रुप का बोध हो, समूह मतलब ग्रुप, कोई चीज़ इकट्ठी है उसको समूह बोलते हैं। किसी वस्तु का समूह हो सकता है, किसी व्यक्तियों का समूह हो सकता है, किसी प्राणियों का समूह हो सकता है ना, कोई वस्तुओं का भी समूह हो सकता है ऐसे, या कोई समुदाय भी हो सकता है, तो उनको क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा। जैसे सेना है ना, सेना एक समुदाय है, बहुत सारे लोगों से मिलके बनती है ना एक सेना। उसी तरह कोई दल है, मान लो, है ना, कोई दल बनाते हैं ना, जैसे रामदेव राय जाते हैं तो वो भी एक दल बनाते हैं ना, पैदल यात्री दल ऐसे बोलते हैं, तो वो एक समुदाय हो गया। उसी तरह समिति बनाते हैं, कोई मोहल्ला समिति होती है ना, कोई शिक्षा समिति होती है, तो उसको भी समुदायवाचक में, उससे भी समुदायवाचक संज्ञा का पता चलता है। उसी तरह कोई सभा होती है, तो उसी तरह कोई परिषद है, कोई काम करती है, तो ये सभी जिन शब्दों से समूह का बोध हो जाए उसको क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा। फिर इसका अंतिम जो संज्ञा का भेद है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा द्रव्यों और पदार्थों, यानी कि पदार्थों का बोध होता है, उन्हें द्रव्य या पदार्थ बोधक संज्ञा शब्द कहते हैं। अब जैसे सोना है ना, ये पदार्थ है एक, चांदी है, लोहा है, तेल है, घृत है ना, घृत मतलब घी। तो इस तरह जो द्रव्य हैं, पदार्थ हैं या द्रव्य हैं, उन सब चीज़ों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको संज्ञा समझ में आ गई होगी और इसके भेद भी समझ आ गए होंगे। तो मैं इस वीडियो के साथ आपको एक PDF के रूप में भी ये सारी परिभाषा और इसके भेद भेज रहा हूँ। तो आप इसको देख करके, इसकी नई कॉपी लगा करके, हिंदी व्याकरण की कॉपी है लगा करके, और उसमें ये आपको पहला व्याकरण का भाग जो है संज्ञा, ये उसमें आपको करना है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।